Greetings to everyone. Once again we are back with our transistor characteristics and their configuration. In last topic we have discussed all the characteristics of common base configuration, common emitter configuration and common collector configuration. So today we are going to discuss about their various current relations, current gain relations. कल हमने कॉमन बेस के लिए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, अल्फ़ा AC दैट इज़ इक्वल टू आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। और ऐसे ही कॉमन एमिटर के लिए हमने बीटा को फाइंड आउट किया था, दैट वाज इक्वल टू आउटपुट करंट IC डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IB एंड कॉमन कलेक्टर वी हैव फाइंड गामा दैट इज इक्वल टू IE अपॉन IB, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में, ठीक है। तो पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं अल्फ़ा और बीटा के बीच में। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ये रिलेशंस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सिंपली भी पूछ लिए जाते हैं कि कई बार अल्फ़ा और बीटा हैं क्या चीज़, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी IC, IE, IC और IB, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। IE दैट इज़ इक्वल टू IB प्लस IC, ये हमारे पास होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा IE इज़ इक्वल टू डेल्टा IB चेंज के लिए और डेल्टा IC, ठीक है। सभी को हमने चेंज ऑफ करंट के लिए वैल्यू को लिख दिया। अब यहाँ से डेल्टा IB को निकाल देते हैं। डेल्टा IB दिस इज़ इक्वल टू, ये उधर चला गया, डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सारी वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा IC से, डिवाइडिंग बाय डेल्टा IC, तो वी गेट डेल्टा IB ओवर डेल्टा IC। इसको डिवाइड करते हैं, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे दोनों तरफ इक्वेशंस में हमारे पास डेल्टा IE ओवर डेल्टा IC माइनस के 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। IB ओवर IC नहीं होती कोई वैल्यू हमारे पास, लेकिन इसका रिवर्स होती है IC अपॉन में IB, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बीटा, दिस इज इक्वल टू, and this value is equal to what, 1 upon alpha, this is also reverse and माइनस के 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि जो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB है दैट इज इक्वल टू बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू होती है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, तो ये सारी वैल्यू 1 अपॉन में हो गई क्योंकि रिवर्स है वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ से आप 1 अपॉन बीटा को निकालना चाहते हैं तो ये निकाल दीजिए, अल्फ़ा LCM 1 माइनस अल्फ़ा, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि अगर हमें अल्फ़ा दे रखा है और बीटा निकालना है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, उल्टा इन द सेंस ये कि अल्फ़ा की बजाय बीटा दे रखा हो तो हमें निकालना हो इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो इस इक्वेशन को हम 1 बाय अल्फ़ा यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते इसको, फ्रॉम 1 बाय अल्फ़ा निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ये 1 बाय बीटा प्लस 1, ये उधर चला गया, ठीक है। और यहाँ से 1 बाय अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू बीटा LCM
1 plus beta, or we can write alpha, this is equal to beta over 1 plus beta. So this is the term of alpha in terms of beta. ठीक है, ये है बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर निकालना हो तो, और दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास दोनों ही आ गई। न्यूमेरिकल किसी पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़, अल्फ़ा और बीटा के बीच में हमने रिलेशंस फाइंड आउट कर दिए हैं। तीसरी टर्म हमारे पास गामा की है, ये है। तो गामा देखो, अल्फ़ा का बीटा के साथ, बीटा का अल्फ़ा के साथ कर चुके हैं। अब अल्फ़ा और गामा और बीटा का रिलेशंस भी होना चाहिए हमारे पास। तो पहले अल्फ़ा और गामा के लिए फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फ़ा। ठीक, तो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है वही लिखते हैं, डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर। बी को हटा दो यहाँ से, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर, अल्फ़ा क्या होता है आपका, अल्फ़ा आई सी ओवर आई ई, यानी अल्फ़ा के लिए बी टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज आई सी ओवर आई ई। तो यहाँ पर बी नहीं है तो बी को हटाते हैं, बेस करंट को। तो बेस करंट को क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा आई ई ओवर, इसको हमने लिख दिया डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। ठीक है, क्योंकि कैसे लिखा है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के बराबर। ठीक है, तो जब ये बी निकालेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। बस गामा क्या हो गया हमारे पास, इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, डिवाइड कर दो, या कहने का मतलब डेल्टा आई ई से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय डेल्टा आई ई। जब इस सारी इक्वेशन को करेंगे तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे यहाँ पर आ गया 1 माइनस डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, ये आ गया। और ये क्या होता है हमारा, दिस इज नथिंग बट योर अल्फा। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 1 ओवर 1 माइनस में अल्फ़ा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की इक्वेशंस में आ गई। गामा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अगर गामा दे रखा है, अल्फ़ा निकालना है तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा के लिए भी फाइंड आउट कर देते हैं हमारे पास। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा। जब भी गामा की बात आती है तो शुरुआत गामा से ही करें, दैट इज डेल्टा आई ई ओवर डेल्टा आई बी। अब जो बीटा होता है, ठीक है, बीटा क्या होता है, बीटा इज योर डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। इसमें ई नहीं होता, तो इसमें से ई को हटा दो। वी कैन राइट दिस वैल्यू एज डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, लिख सकते हैं इसको, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी। ठीक है, अब जब हमारे पास ये टर्म आ गई तो इसको आप जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं। गामा दिस इज इक्वल टू, एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी। तो ये क्या होता है, दिस इज योर बीटा। सो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। सो दिस इज द टर्म ऑफ गामा एंड बीटा। ठीक है, तो रिलेशन हमारा सभी में हो गया, अल्फा बीटा और गामा के अंदर। ठीक है, कई बार ऐसे ही कुछ रिलेशंस जो हैं वो हमारे फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन है हमारे पास करंट के लिए,
तो करंट के लिए उसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशंस। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन। कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा है। जस्ट वी हैव टू बी फाइंड आउट इट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूरेट करंट एक्सप्रेशन। एक्यूरेट का मतलब ये है कि कई बार हमें बीटा करंट नहीं चाहिए, बीटा करंट का मतलब बेस करंट नहीं चाहिए, कई बार हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू नहीं पता होती, तो लेकिन जो एक एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारी वो हमने लिखनी है क्या होती है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो एक चीज़ वेरीफाइड है, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो और एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, सभी में एमिटर करंट जो है वो बेस प्लस कलेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। Also the current or collector current in common base configuration, collector current की वैल्यू, ठीक है, IC ये होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ। इसका क्या मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है, ठीक है, वो किसके बराबर है आपका अल्फ़ा आई ई और आई सी बी ओ। ओ का क्या मतलब है यहाँ, आई सी बी ओ का मतलब है मीन्स कलेक्टर बेस करंट, कलेक्टर बेस करंट, कॉमन बेस नहीं है, इसको कलेक्टर बेस लिख देता हूँ पूरा ही, कलेक्टर बेस करंट विद एमीटर ओपन, विद एमीटर ओपन, यानी कि जब सर्किट में एमीटर यूज नहीं हो रहा है तब हम उसको ICBO लिखते हैं। ठीक है, कलेक्टर भी है, बेस भी है, एमिटर नहीं है इस टाइम पर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC को हम इस फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब हमने IC को ये लिख दिया है तो IC दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, IE को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों टर्म IB प्लस IC, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, और प्लस ICBO। ठीक है, अल्फ़ा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICBO। ठीक है, IC को इस IC के साथ ले जाओ और माइनस का हो गया, ये IC कॉमन आ गया और ये आ गया 1 माइनस में अल्फ़ा, ये इधर आ गया और 1 माइनस हो गया। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICBO। ठीक है, IC सारी इक्वेशन से डिवाइड कर दो इसको, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ICBO, यानी इसको यहाँ नीचे ले गए दोनों टर्म्स के अंदर। ठीक हो गया, और ये टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है, आप लोगों ने पीछे अभी फाइंड आउट करा है। अगर अल्फ़ा 1 अपॉन में है तो उसको बीटा लिखा जा सकता है,
और अगर ये इस तरीके से है तो इसको अल्फ़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इस टर्म को उसी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बीटा आई बी, और 1 अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस में 1 अपॉन अल्फ़ा, दैट कैन बी रिटन एज बीटा प्लस 1, और ये हो गया आई सी बी ओ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या वैल्यू किस तरीके से लिखी गई है। बीटा आपका है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसको हमने बीटा प्लस 1 लिख दिया, इसको सिंपली क्या लिख दिया, बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू आई सी। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है कि कलेक्टर करंट को, ठीक है, सिर्फ बेस करंट की टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर बेस करंट जीरो ही रहे, क्योंकि नेग्लिजिबल होता है ये हमारे पास, then there is a leakage current from collector to emitter, then there is leakage current from collector to emitter, कलेक्टर से एमिटर लीकेज करंट जाता है, और इस लीकेज करंट को कॉल्ड ICEO। अब यहाँ पर देखो, बेस को हमने जीरो बना दिया है, बेस करंट इज जीरो, तो कलेक्टर भी है, एमिटर भी है, बेस नहीं है। इस केस में क्या था, कलेक्टर था, बेस था, एमिटर नहीं था, तो जो नहीं होता उसकी जगह जीरो लगा देते हैं, एंड दैट इज नोन एज ICEO। और जब ये करंट हमारा हो जाएगा, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ICEO, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू टर्म ज़ीरो हो गई हमारी, तो बीटा प्लस 1 इंटू में ICBO। ठीक है, और जब हम इन इक्वेशंस को यहाँ से पुट कर देंगे, यानी कि ICBO के हिसाब से इस वैल्यू को पुट करते हैं फ्रॉम, इसको नाम दे दो आप 1, एंड दिस इज योर 2। Putting the value of third in equation number 4, we get from 3 and 4 IC, this is equal to बीटा IB। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ICO के बराबर प्लस ICEO। So this is your final value of collector current। ठीक है, this expression is known as correct current expressions। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने इक्वेशंस के थ्रू इसको आगे पीछे करके लिख दिया है, बाकी आप इसको 1-2 बार लिखेंगे तो टिस हो जाएगी आप लोग। तो ये तो हमारे हो गए करंट के रिलेशंस। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में जो हमने रिजल्ट्स यूज़ करे हैं। ध्यान से देखें, हमने अभी तक 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करे हैं। ठीक है, उन तीनों को कंपैरिजन में लाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ये हमने जो 3 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करे हैं, इन तीनों को हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है। क्योंकि जब आप आगे स्टडी करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो एक ही ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड होगा, एंड दैट इज़ नोन एज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है कि इनमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ किया जाता है।
ठीक है, ये सबसे रेयरली यूज्ड है कॉमन कलेक्टर। तो जब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सबसे रेयरली यूज्ड है तो इसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक आध सर्किट में जो है इसको बफर की तरह यूज़ करेंगे, सबसे लास्ट जो हमारे आर्टिकल्स होंगे उसके अंदर। तो कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस में जो करंट गेन है, करंट गेन, ठीक है, लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन यूनिटी। बट वोल्टेज गेन इज हाई, इज वेरी हाई, नियर अबाउट 150 के आसपास होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, हम कॉमन एमीटर की बात करें तो कॉमन एमीटर में करंट गेन और वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। करंट गेन एंड वोल्टेज गेन आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देयरफॉर पावर गेन इसका सबसे ज़्यादा हाई है, वेरी हाई। ठीक है, अगर हम कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इसका जो करंट गेन है वो तो हाई है, करंट गेन इज वेरी हाई, करंट गेन तो इसका काफ़ी हाई होता है, कॉमन एमीटर के बराबर होता है, लेकिन इसका वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी है। बट वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो अब इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, करंट गेन इसमें बहुत कम है, यानी लेस देन 1 है। इसमें वोल्टेज गेन ज़्यादा है, इसमें दोनों ही ज़्यादा है, करंट गेन भी और वोल्टेज गेन दोनों ही हाई है। इसलिए पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा हाई, वोल्टेज गेन ज़्यादा हाई। इसमें करंट गेन तो हाई है लेकिन वोल्टेज गेन कम है, इसीलिए इसको शेल्डम यूज़ किया जाता है, काफ़ी कम यूज़ करते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस लगभग 100 के आसपास रहता है, 100 ओम नियर अबाउट है। ठीक है, मैंने शायद इसकी वैल्यू 20 से 40 से 50 कुछ ऐसे लिखी होगी, तो नियर अबाउट 100 मैक्सिमम मान लेते हैं हम इसके लिए। अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम जो है 450 किलो ओम तक जा सकता है, नियर अबाउट। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और जब इसका इनपुट 100 है और आउटपुट 400 है तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज जनरली यूज्ड फॉर मैचिंग लो इम्पीडेंस सोर्स टू हाई इम्पीडेंस। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मैचिंग, मैचिंग का मतलब अभी अब आगे डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीटली, फॉर लो इम्पीडेंस सोर्स टू डेराइव हाई इम्पीडेंस लोड। क्योंकि इसका इनपुट तो कम है तो लो इम्पीडेंस सोर्स से हाई इम्पीडेंस लोड तक कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस RI नियर अबाउट 750 ओम या 1 किलो ओम के आसपास लिखवाया था शायद मैंने। ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस RO, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम के आसपास। और जब हम बात करें इसकी तो देखो
ये 100 ओम था, ये 750, ये 450 है, और ये सिर्फ कितना है, जस्ट 50 किलो ओम। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर कॉमनली ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर में इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होता है, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज लोएस्ट। ठीक है, इसीलिए ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसको तो हम भूल ही जाते हैं, ये तो यूज़ करना ही नहीं। अब बात इन दोनों पर आ जाती है। इन दोनों की एक तरीके से मैंने प्रॉपर्टी बता दी, इनपुट रेजिस्टेंस बता दिए और गेन बता दिए। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो गेन के बेस पर कॉमन एमिटर बेस्ट है। अगर हम मैचिंग के बेस पर देखें तो इनपुट 100 है, इसका 750 है, आउटपुट 450 है और इसका 50 है। तो इस बेस पर देखें तो ये ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा, ठीक। लेकिन हम फिर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कौन सा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, व्हाई कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमनली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसके 3 या 4 रीज़न में आप इसको बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हाई करंट गेन, इसका करंट गेन काफ़ी हाई है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज बीटा होता है हमारा, और बीटा क्या होता है, IC अपॉन IB। तो कलेक्टर करंट very much larger than base current, that's why its value is, therefore beta is very large। एक तो ये रीज़न हो गया, इसका करंट गेन काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़, जब करंट गेन हाई है तो हाई वोल्टेज भी होती है इसके गेन में, हाई वोल्टेज गेन, और इसीलिए पावर गेन भी हाई है, फिर पावर गेन। ठीक है, ड्यू टू हाई करंट गेन, ठीक है, दिस सर्किट हैज़ हाईएस्ट पावर एंड वोल्टेज गेन। ड्यू टू हाई करंट गेन, कॉमन एमिटर has highest voltage and power gain। ये इसकी दोनों की सबसे ज़्यादा है, और अगर किसी की पावर और वोल्टेज गेन ज़्यादा हो तो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस एप्लीकेशन टू बी वाइडली यूज्ड। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर widely use of common emitter configuration। ठीक है, नंबर 3, moderate output to input impedance, to input impedance ratio। जब हमें एम्पलीफायर बनाना होता है तो उसके गेन्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।
ठीक है। और जब गेन्स मायने रखते हैं उसके बहुत ज़्यादा, तो इसके गेन रेशो ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस इसका स्मॉल है, रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस इज स्मॉल, नियर अबाउट रेशो की बात हो रही है ये, ठीक है, 50, ठीक है। और इसी वजह से ये बेस्ट बन जाता है मैचिंग डिवाइस के लिए, ठीक है। दिस रेशो मेक्स कॉमन एमिटर एन आइडियल फॉर कपलिंग बिटवीन वेरियस ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक डिवाइस को दूसरे के साथ जब जोड़ना हो, मैचिंग करनी होती है, तो उसका जो रेशो है आउटपुट अपॉन इनपुट का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत या बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, इसका मॉडरेट है। तो इस वजह से हम इसको वाइडली यूज्ड करते हैं, ठीक है। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन एमिटर, वो ये कि इसका जो रिवर्स लीकेज करंट है वो काफ़ी हाई होता है, सबसे ज़्यादा लीकेज करंट है। इट हैज़ रिवर्स लीकेज करंट इन is quite high, रिवर्स लीकेज करंट इसका सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। और इस वजह से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, द कंसंट्रेशन इट इज़ बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड मोर कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्मल रन अवे ऑफ द ट्रांजिस्टर कैन टेक प्लेस। ड्यू टू दिस थर्मल रन अवे मतलब गर्म होकर के ख़राब हो जाना, एक तरीके से थर्मल रन अवे ऑफ द ट्रांजिस्टर टेक प्लेस।